ईरान और इजरायल में बढ़ते हुए तनातनी को लेकर है और जंग के हालात अब कैसे बन रहे हैं ये आप इसी आधे घंटे के बुलेटिन में जानेंगे। दरअसल हमास का चीफ हानिया मारा गया है और इसके पीछे इजरायल का हाथ कहा जा रहा है। अब हानिया पर मिडिल ईस्ट में हलचल हो गई है बहुत ज्यादा तेज। ईरान के साथ आ सकते हैं इजरायल के जो विरोधी देश हैं वो, ऐसे में तुर्की और जॉर्डन की भी तीखी प्रतिक्रिया इसको लेकर सामने आई है। हमास हिजबुल्लाह हूथी का तालमेल अब और ज्यादा बढ़ेगा ये माना जा रहा है। हानिया की मौत के बाद से इजरायल के लिए कई फ्रंट पर चुनौती अब और ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि इजरायल की तरफ से पहले भी बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि हम किसी से ना तो डरेंगे ना तो झुकने वाले हैं और ये जो जंग है ये ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन अब जब हमास का चीफ मारा गया है उसके बाद ईरान ने दे दी है सीधे सीधे धमकी और माना ये जा रहा है कि इजरायल के विरोध में जो देश हैं वो सब एक साथ आकर अलग अलग मोर्चों पर इजरायल की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। हानिया पर मिडिल ईस्ट के कई देशों में हलचल तेज हो गई है। इजरायल विरोधी देश साथ में आ सकते हैं। तुर्की जॉर्डन की भी तीखी प्रतिक्रिया इसको लेकर सामने आई है। हमास हिजबुल्लाह हूथी अगर एक साथ एक मोर्चे पर आकर इजरायल को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आगे बढ़ते हैं तो ये तय मानिए इजरायल में भी बड़ी तबाही आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है। हालांकि हानिया की मौत के पीछे अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं और अलग अलग कयास भी लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से इजरायल के लिए अलग अलग फ्रंट पर चुनौती बढ़ गई है, ऐसे में क्या होगा, इजरायल का आगे का रिएक्शन या फिर ये कहिए आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये अब दुनिया के अलग अलग देशों की निगाह इस पर बनी हुई है। हमास हिजबुल्लाह हूथी तालमेल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इजरायल के लिए कई अलग अलग फ्रंट पर चुनौती बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब कैसे ये मुश्किलें बढ़ गई हैं इजरायल के लिए और महाविध्वंसक के ये कितने फ्रंट हैं जो अलग अलग तरीके से मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं इजरायल के लिए। ईरान मुस्लिम देशों को एकजुट करने वाला है ये तय मानकर चलिए। हानिया की मौत के बाद ईरान अब और ज्यादा एक्टिव हो गया है, एग्रेसिव हो गया है। गाजा हमास खुद को यहाँ और ताकतवर बनाएगा। यहाँ हमास जहाँ पहले ही मुकाबला इजरायली सेना से कर रहा है, उधर लेबनान जहाँ पर हिजबुल्लाह और ज्यादा आक्रामक होगा। हिजबुल्लाह पहले भी सीधे तौर पर चेतावनी दे चुका है कि हाँ वो इस तरह के बदले जारी रखने वाला है और इजरायल को इससे बड़ा नुकसान होगा। इधर यमन जहां पर हिजबुल्लाह हमास को हूती पूरी तरह से मदद करने वाला है, अभी तक भी ये मदद अलग अलग तरीके से सामने आई है। सीरिया यहां भी एक बड़ा मोर्चा है जहां पर आईसिस लड़ाके भेज सकता है जिसमें इजरायल के लिए बड़ा नुकसान तय समझिए। मिस्र की तरफ से भी चुनौतियां बड़ी मिलने वाली हैं। फिलिस्तीन के साथ सीधे जंग मुश्किल यहां पर नजर आ रही है। यहां जॉर्डन जहां पर जंग का विस्तार हुआ तो और ज्यादा सक्रिय ये देश होता हुआ नजर आएगा। उधर इजरायल जहां पर अलग अलग कई फ्रंट पर लड़ने की चुनौती इजरायल के सामने है और ये जो अलग अलग फ्रंट अलग अलग देशों के तौर पर सामने आ रहे हैं वो मैंने आपको बताया, जिन्हें कहा जा रहा था कि प्रॉक्सी युद्ध ईरान लड़ रहा है, यही वो प्रॉक्सी देश हैं जिनका जिक्र इससे पहले भी होता रहा है। तुर्की इजरायल से सीधी जंग यहां पर संभव है। अब ये जो अलग अलग मोर्चों पर इजरायल की चुनौती बढ़ती हुई नजर आ रही है, इससे कैसे पार पाएगा इजरायल, या फिर क्या ईरान और इजरायल में अब कड़ा युद्ध होने वाला है, भीषण टक्कर होने वाली है और इस टक्कर का असर आगे आने वाले वक्त में क्या होगा, इसको और ज्यादा तफसील से हम समझेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए मेरे साथ में। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ में हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। अनुज माथुर सर, ईरान और इजरायल में टकराव किसी से छिपा नहीं, ये टकराव पिछले कुछ दिन में बढ़ा है। ऐसा अब ये माना जा रहा है कि हानिया की मौत के बाद ये टकराव अब युद्ध में तब्दील होगा और ये युद्ध इजरायल के लिए भारी पड़ सकता है जो दावा है। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? रचना, मैं आपको एक बात बताता हूँ सीधे सीधे साफ तौर पे। वो बात ये है कि ईरान अभी भी इस बात को वे करेगा कि वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो युद्ध में, और डायरेक्ट युद्ध में इन्वॉल्वमेंट का मतलब है यहाँ पर बाहरी ताकतों का आना। नाटो और अमेरिका, अगर ईरान फिजिकली इन्वॉल्व होता है इस लड़ाई में तो ये मेरा ये मानना है कि अमेरिका कोई ना कोई बड़ा एक्शन जरूर करेगा, ब्रिटेन बड़ा एक्शन जरूर करेगा और नाटो के अन्य देश भी बड़ा एक्शन जरूर करेंगे। पहली बात तो उनको अपना जो भी मूवमेंट है वो काफी कैलिब्रेटेड मूव करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि देखिए इस इस्माइल हानिया की मौत से असर कहां कहां पड़ा है। हाँ। इस्माइल हानिया जो था वो हमास का एक ऐसा लीडर था जो कि इस युद्ध क्षेत्र से बाहर मौजूद युद्ध क्षेत्र से बाहर मौजूद था। इसका अर्थ यह है कि उसके पास फ्री मूवमेंट की
उसके पास पॉसिबिलिटी थी, और वो फ्री मूवमेंट की पॉसिबिलिटी एक पॉसिबल सीज फायर को ला सकती थी, मतलब गुंजाइश सिर्फ वही थी। तो इसका सीधा सीधा पहला असर ये हुआ है कि आने वाले समय में किसी भी प्रकार के सीज फायर की कोई गुंजाइश नहीं है, पहली बात। दूसरा असर इसका ये पड़ा है कि कई इस्लामिक देशों में, जैसा कि आप भी कह रही थी रचना, कई इस्लामिक देशों ने, इजिप्ट ने कहा है कि वो अपना जो पीस रेजोल्यूशन है उसको रिव्यू कर सकता है। तुर्की ने अपना ऑलरेडी उनको वार्निंग दे दी है। जॉर्डन में भी इसका काफी वो चल रहा है। लेकिन एक बात मैं फिर बताना चाहूंगा कि ये तमाम देश इस चीज को वे करेंगे कि उनका, जैसे तुर्की जो है नाटो का सदस्य है, क्या वो अमेरिका के खिलाफ जाकर के इजराइल से कोई युद्ध करने का प्रयास करेगा? मुझे नहीं लगता। उसी प्रकार से जॉर्डन, एक मिनट और रचना प्लीज, 20 मोर सेकेंड्स। इसी जॉर्डन भी, इजिप्ट भी, सऊदी अरब भी, अब इनकी आपस की इंटरनल डायनेमिक्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। जिस हूती की हम बात कर रहे हैं, वो हूती पिछले 7 साल से सऊदी अरब से लड़ाई लड़ रहा है। तो आप कैसे अब कहते हैं कि वो 7 साल की लड़ाई बंद हो जाएगी और वो हूती जो है इनके साथ मिलकर के, और तो मेरा ये मानना है कि आने वाला समय जो बिल्कुल इमीडिएट फ्यूचर है, उसमें यही 3, हमास, हूती और हिजबुल्ला, इनको किसी प्रकार से वो और ज्यादा आर्म करेगा, उनसे हमले करवाएगा, और अन्य, जैसा कि आपने कहा, अन्य आतंकवादी संगठन इनकी मदद करेंगे। ईरान का इमीडिएटली डायरेक्टली इस वॉर में इन्वॉल्व होना मुझे नहीं लगता कि अभी वो संभव है। यानी जो प्रॉक्सी युद्ध पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं, अलग अलग वक्त पर कुछ ऐसा ही प्रॉक्सी युद्ध अभी आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ सीधे तौर पर खामेनेई ने चेतावनी दे दी है कि बड़ा युद्ध यहाँ होने वाला है और इजराइल इसका खमियाजा भुगतेगा। मेजर शाह का मैं रुक करूँ उससे पहले एक बड़ा अपडेट है, न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से। ये बहुत बड़ा अपडेट है इस खबर को लेकर। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में हुआ है बड़ा फैसला, और इस बड़े फैसले को लेकर जानकारी मिल रही है कि आने वाले वक्त में इजराइल के लिए मुसीबत बढ़ा सकती है ये मीटिंग। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर है। यहाँ पर ईरान की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में फैसला हुआ है। सुप्रीम लीडर खामेनेई ने हमले का आदेश दे दिया है। खामेनेई ने इजराइल पर हमले का आदेश दे दिया है। बदला लेना हमारा फर्ज है, ये खामेनेई ने साफ तौर पर कहा है। कई फ्रंट से हमला करो, ये इंस्ट्रक्शंस खामेनेई के सामने आए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये बड़ा अपडेट है, और बड़े अपडेट को लेकर ये जानकारी कि खामेनेई ना तो पीछे हटने वाले हैं, और सीधे तौर पर यहाँ पर बता दिया गया है कि अलग अलग मोर्चों पर इजराइल के लिए परेशानी बढ़ेगी। लेकिन क्या इस चेतावनी में दम है, इसको लेकर हम जानकारी मेजर शाह के जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मेजर शाह, यहाँ हानिया की मौत हुई, उधर खामेनेई ने चेतावनी दे दी। पाकिस्तान तो इस प्रोपेगेंडा पर भी लग गया, वो कहने लगा कि इसके पीछे रॉ का हाथ है, भारत का हाथ है। बड़े बेबुनियाद आरोप यहाँ लग रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हानिया की मौत हुई है, दो परिप्रेक्ष्य में बातें सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि हमास का चीफ ही मारा गया, तो हो सकता है इजरायली सेना और हमास के बीच में ये जो युद्ध की स्थिति चल रही थी, ये हो सकता है कि थोड़ी लचर हो जाए, ढीली हो जाए, या युद्ध खत्म हो जाए जब चीफ ही नहीं रहा। एक दूसरा है जिस पर ज्यादा बल दिया जा रहा है कि हमास का चीफ मारा गया, अब ये युद्ध और ज्यादा तेज होगा। ईरान तो सीधे कह रहा है इजराइल को बड़ा नुकसान होगा। खामेनेई ने चेतावनी दे दी है। रचना जी, बिल्कुल आपने सही बताया कि देखिए, पाकिस्तानी एम्बेसडर ने बेबुनियाद ये इल्जाम लगाया है कि हिंदुस्तान की रॉ इसके पीछे है, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान में बहुत ही अंडर कवर एजेंट वहां पर घूमते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर बेबुनियाद है। उल्टा चोर कोतवाल पे बुराए, उनको कोई सीरियस लेता नहीं है। मजाहिया बन गया है पाकिस्तान, अपना ही मजाक अपनी खिली उड़ाने में खुद तुला हुआ है। अब ईरान ने बोला है, क्योंकि इजराइल ने ना ही कबूला है और ना ही मना किया है। ये नहीं कहा कि हमला हमने नहीं किया, हम नहीं जानते भैया, शक की बुनियाद शक की जरूरत है, हमने मत देखो, ऐसा कुछ नहीं कहा है। बस इसी मौके का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान कूद पड़ा। ये कोई कसर नहीं छोड़ी, ये साबित हो गया से कोई कसर नहीं छोड़ी हिंदुस्तान को भी इसमें घसीटने की। हिंदुस्तान के ईरान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, इजराइल से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हिंदुस्तान के रूस से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, यूक्रेन से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। बल्कि हमारे प्रधानमंत्री साहब अब यूक्रेन जाने वाले हैं अभी। तो पाकिस्तान ने कोई कसर छोड़ी ही नहीं है और ये मदाहिया बात बना दी है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने बोला है कि हम, उनकी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमीनी ने बोला है कि हम इसका बदला लेंगे और वो इस
बदले की आग में भड़के हुए हैं। तो उन्होंने बोला मल्टीपल फ्रंट से ये अटैक होना चाहिए, जैसे कि लेबनान से, सीरिया से, ईरान से, हर तरह से। और वो चाह रहे हैं कि हमास, हूथी और जितने भी हिजबुल्लाह, जितने भी सब एक साथ एकजुट होकर ये इजराइल पे अटैक करेंगे। ऐसा होता है तो जी हाँ, ऐसी ये गीदड़ भभकी ईरान के जो इससे पहले राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, उनकी मौत के बाद भी ऐसी ही गीदड़ भभकी ईरान की तरफ से दी गई थी और तब भी अलग अलग तरह की थ्योरी सामने आई थी। इन सब के बीच एक और अपडेट है। हमास चीफ हानिया की हत्या के बाद गुस्से में ईरान है और ईरान का इजराइल से बदला लेने के लिए जो पहला कदम है उसको लेकर जानकारी सामने आ गई है। यूएन में इजराइल को गुनहगार बनाने की चाल यहां सामने आई है। ज्यादा देशों को अपने साथ लाने की कोशिश के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। 14 अप्रैल हमले से पहले भी ऐसा ही किया गया था, यानी यूएन में इजराइल को दोषी बनाना या फिर अलग तरीके से कहानी पेश करना, इसकी तैयारी गढ़ी जा चुकी है। इसके लिए पहला कदम उठाया जा चुका है और यूएन में इजराइल को गुनहगार बनाने की चाल सामने आ रही है। ज्यादातर देशों को अपने साथ लाने की कोशिश के तौर पर यहाँ ईरान में अलग अलग तरीके से ये स्ट्रैटेजी जारी है। लेकिन अनुज माथुर सर, इन कोशिशों से कुछ होगा क्या, इसको लेकर रिएक्शन मैं आपका लूंगी, लेकिन कुछ और जानकारी है जो जल्दी से दर्शकों के साथ हम साझा कर देते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर अब ईरान और इजराइल के बीच में टसल है जो पिछले कुछ दिन में बढ़ी है, कभी भी इजराइल पर हमला हो सकता है, जैसा कि खामेनेई ने यहाँ पर सीधे तौर पर चेतावनी दी। इस चेतावनी का मतलब क्या है? खामेनेई जिस तरीके से यहाँ पर चेतावनी दे रहा है कि अलग अलग मोर्चों पर इजराइल को परेशानी झेलनी पड़ेगी, ये परेशानी कैसी होगी जो इजराइल के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है, ये आप जानिएगा। यहाँ पर जो बदला लेने की बात है वो खामेनेई की तरफ से सामने आ रही है और खामेनेई ने यहाँ पर बारूदी आदेश भी दे दिया है जो कई फ्रंट पर इजराइल की परेशानी बढ़ा सकता है। तेल अवीव, हाइफा से ये परेशानी बढ़ सकती है। बदले का जो पूरा प्लान है वो तैयार कर लिया गया है। अब कई फ्रंट पर अलग अलग तरीके से 7 फ्रंट से ये अटैक होगा जो अब तक की जानकारी है और सीधे जंग का ऐलान यहाँ खामेनेई ने कर दिया है। अब ये सीधे जंग होगी कैसे? क्योंकि खामेनेई कह रहे हैं कि बदला लेना तो हमारा फर्ज है। यहाँ हमास का चीफ मारा गया, उधर पाकिस्तान से लेकर ईरान तक बेचैनी हो गई। कई मुस्लिम कंट्रीज ऐसी हैं जिनके साथ का दावा यहाँ खामेनेई कर रहे हैं। बदले का प्लान तैयार हो गया है और अलग अलग ये 7 फ्रंट हैं जिसके जरिए यहाँ इजराइल से बदला लेने की कोशिश है या फिर ये कहिए कि तैयारी बड़ी है। लेकिन यूएन में भी इजराइल को गलत दिखाने की साजिश या फिर अलग अलग देशों को साथ लाने की कोशिश के तौर पर यहाँ ईरान पहले से स्ट्रैटेजी बना रहा है। अब यहाँ चाहे वो ईरानी राष्ट्रपति रईसी की जान जाना हो या फिर अब हमास के चीफ की जान जाना हो, ईरान अलग अलग थ्योरी सामने लाता रहा है। आइए आगे बढ़ते हुए आपको वीडियो हम दिखा देते हैं जिसमें हानिया की मौत से पहले का वीडियो है। आप देखेंगे कि कैसे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने दोनों बाहों को फैलाकर हानिया का स्वागत किया जब हानिया और खामेनेई मिल रहे थे। ये वो तस्वीरें हैं जो दुनिया भर में चर्चा का विषय बनती रहीं। दोनों के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही है। खुशी से दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, गालों को चूमा और फिर टाइटली हग किया, यानी कि गले लगाया कसकर। ये वीडियो इस बात का सबूत है कि खामेनेई और हानिया में कितनी मोहब्बत थी। अब ये मोहब्बत कैसे खत्म हो गई है या फिर ये कहिए कि कैसे हानिया की मौत हो गई है और कैसे उसके बाद खामेनेई खुद को टूटा बिखरा महसूस कर रहे हैं या फिर टूटा बिखरा के साथ मैं कह सकती हूँ दुखी महसूस कर रहे हैं। और अब इसीलिए इस मौत का बदला लेने की, इंतकाम लेने की जो बात है वो खामेनेई की तरफ से सामने आई है और वो भी अलग अलग देशों के साथ को लेकर, यानी कि अलग अलग देशों का साथ लेकर। तभी खामेनेई कह रहे हैं कि अलग अलग फ्रंट पर ये चुनौती इजराइल को भुगतनी होगी। अनुज माथुर सर, जितना आसान खामेनेई बता रहे हैं, क्या उतनी ही आसानी से ये इंतकाम ईरान ले पाएगा क्या? रचना, इससे पहले कि मैं आगे पढ़ूं, एक 20 सेकंड में इस बात पाकिस्तान के ऊपर स्पेंड करना चाहता हूं। देखिए, पाकिस्तान की परेशानी क्या है। पाकिस्तान आज की तारीख में अपने तमाम लैंड नेबर्स से परेशानी में है। अफगानिस्तान से झगड़ा, ईरान से झगड़ा, भारत से झगड़ा। तो अब उनको ऐसा लगा था कि शायद हमें कोई विंडो मिल गई है जिससे कि हम ईरान और भारत में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दें। और उसको आप देखिए, जिस इवेंट में ये आयतुल्लाह खुमैनी मौजूद थे और ये गए थे हमास के लीडर, उस इवेंट में भारत का भी एक बहुत वरिष्ठ मंत्री वहां पर मौजूद था। ईरान के भारत के साथ संबंध कैसे हैं, ये नितिन गडकरी वहां पर मौजूद थे। तो ये बिल्कुल मजाक
मैं बता सकता हूं कि इस स्टेटमेंट को ईरान ने मजाक भी नहीं समझा होगा। तो इस स्टेटमेंट को मेरा लगता है कि इसको हमको टोटली डिस्कार्ड कर देना चाहिए, कोई फुटेज पर बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की खुद की कंपल्शंस हैं और उनको करने दीजिए। दूसरी बात, जब अब बात हो रही है, खमैनी जो है वो इनके बहुत ज्यादा करीबी थे, लेकिन आप देखें कि क्यों उन्होंने ईरान में ही जाकर के उनको मारा। वो लोग बहुत देर से इसको मॉनिटर कर रहे थे। कतर में भी इसको हमास के लीडर को, लेकिन उन्होंने ईरान तक पहुंचने तक का समय चुना। उसकी वजह दो थी। सबसे बड़ी वजह यह है कि वो कतर एक मॉडरेट और एक अमेरिका का कई सारे बेसिस हैं और अमेरिका का के साथ रहने वाला देश है। इस वजह से क्या हुआ, अगर वहां पर इस प्रकार का हमला करते तो उन रिलेशंस में परेशानी हो सकती थी। ये बात। दूसरी बात यह है कि ईरान के अंदर एक मॉडरेट प्रेसिडेंट बन के आया है। अब वो मॉडरेट प्रेसिडेंट किस प्रकार की आगे अपनी कार्रवाई करता, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इन्होंने ईरान को चुना। वहां पर बड़े आसानी से इन्होंने खत्म कर दिया। अब सवाल जहां तक है, मैं पहले भी बता रहा था कि ईरान का जो हमला करना है, देखिए उन्होंने, उनकी एक मस्जिद है 102 किलोमीटर दूर है मेरे ख्याल से तेहरान से, शाम करान मस्जिद। जब वहां पर लाल झंडा लग जाता है, इसका अर्थ यह है कि ईरान अब लड़ाई शुरू कर, झंडा फहरा दिया गया है। ये सब साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, जिसमें वो कहना चाह रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं, ये लोग अभी भी अपने प्रॉक्सिस के मार्फत लड़ाई लड़ते रहेंगे। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के लिए आप देखिएगा कि डिस्टेंस है इजराइल और ईरान के बीच में, वो उसके बीच में कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो कि ईरान के डायरेक्ट सपोर्टर्स नहीं हैं। वो तो आप इस प्रकार से डायरेक्ट फिजिकल एक्टिविटी वहां से होना मुझे लगता है काफी मुश्किल होगा। वो अपने प्रॉक्सीज को और स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। ये भी मैं बता दूं कि हमास का जो रेजिडुअल कॉम्बैट पावर है वो बहुत लिमिटेड हो गया है। हमास का क्या रिएक्शन होगा और वो क्या कर सकते हैं वो खुद जानते हैं। हूती भी बहुत कम रेट, सिर्फ हिजबुल्लाह है और उसके अलावा वो आईसिस और इस प्रकार के आतंकवादी चीजों को अंदर डालेंगे। और इसके आगे अभी आने वाले समय, हालांकि इससे पहले भी जब बेंजामिन नेतन्याहू की रिएक्शंस लेना चाहा तो उन्होंने कहा कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। जानकार ये भी कहते रहे कि हमास का खात्मा कभी हो नहीं सकता, ये संभव नहीं है, क्योंकि हमास एक विचारधारा है। एक मरेगा तो दूसरा जिंदा होगा, दूसरे में ये विचारधारा आएगी, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, ये अनगिनत सिलसिला है। और इसीलिए हमास के चीफ के मारे जाने के बावजूद ये कहा जा रहा है कि हमास को खत्म नहीं किया जा सकता, या फिर अभी हमास खत्म नहीं हुआ है। आप रहिए मेरे साथ में। इजराइल से बदला लेने के लिए ईरान बौखलाया हुआ है। बौखलाहट खामेनेई के रिएक्शंस में समझ में आ रही है। ईरान के बदले के लिए बड़ा प्लान बनाया गया है और इसी बड़े प्लान को लेकर खुलासा भी हुआ है। इजराइल पर चौतरफा हमले करने के आदेश हैं। यहाँ ईरान ने कई फ्रंट से अटैक का ये प्लान तैयार किया है। ये कौन कौन से फ्रंट हो सकते हैं, ये इससे पहले भी मैंने आपको बताया। अलग अलग जो प्रॉक्सी देश हैं जो ईरान के सपोर्ट में रहे, या फिर जिन प्रॉक्सी देशों के जरिए इससे पहले भी ईरान पर अटैक के प्लान बने या फिर ईरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई, उन सभी फ्रंट का इस्तेमाल एक बार फिर से ईरान के जरिए किया जाएगा। ये 7 फ्रंट कैसे होंगे जिन पर घिरा हुआ है इजराइल, या फिर ये कहिए मुसीबत आने वाले वक्त में बढ़ सकती है, आप जान लीजिए। नंबर 1 इसमें आता है लेबनान, जहां पर हिजबुल्लाह सीधे तौर पर परेशानी इजराइल की बढ़ा सकता है। दूसरा फ्रंट इसमें आता है वेस्ट बैंक, जहां पर इस्लामिक जिहाद का अटैक सीधे तौर पर यहां इजराइल की मुश्किलें बढ़ा सकता है। फ्रंट नंबर 3 है इसमें गाजा, जहां पर हमास के हमले लगातार चल रहे हैं इजरायली सेना पर नुकसान पहुंचाने के इरादे से, और हमास जिसका खात्मा ऐसा लगता है कि शायद इम्पॉसिबल सी चीज़ है, या फिर अभी हाल फिलहाल में या नज़दीक में तो नहीं है। फ्रंट नंबर 4 है इसमें यमन, जहां पर हूती आक्रामक तैयार हैं अपनी ताकत के साथ नुकसान पहुंचाने के इरादे से। यहाँ फ्रंट नंबर 5 है ईरान, जो कि यहाँ पर IRGC एक्टिव भी है और ईरान तो सीधे तौर पर चेतावनी दे भी रहा है। फ्रंट नंबर 6 में इराक भी आता है, जहां पर कताइब हिजबुल्लाह तैयार है, यहाँ वो बस इंस्ट्रक्शंस का इंतजार मानो कर रहा है। फ्रंट नंबर 7 इसमें आता है सीरिया, बद्र ऑर्गेनाइजेशन का वार यहाँ सीधे तौर पर इजराइल की मुसीबत बढ़ाएगा। यानी ये जो अलग अलग प्रॉक्सी देश हैं, इनका इस्तेमाल ईरान के जरिए सही वक्त पर होना है और इससे पहले हुआ भी है। मेजर शाह,
ईरान जो कि बड़े तौर पर धमका रहा है इजराइल के खात्मे का दावा, या फिर ये कहिए बड़ी तबाही का दावा कर रहा है। खामेनेई इस बात के संकेत भी दे रहे हैं उतना बड़ा नुकसान भले ही ना हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इजराइल को कुछ नुकसान होगा नहीं। उधर अमेरिका सीधे तौर पर कह रहा है हम इजराइल के साथ में है। जी रचना जी, देखिए जब जंग होती है युद्ध में दोनों को नुकसान होता है, कोई जीतता नहीं है। यही हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने भी रूस और यूक्रेन की जंग जब शुरू हुई थी तब भी समझाने की कोशिश की थी दोनों राष्ट्रों को, जंग किसी तरह के बंद होनी चाहिए। अब जब यहाँ पर ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग में अयतुल्ला अली खमीनी ने ये फैसला सुनाया कि मल्टीपल फ्रंट से अटैक होंगे, और ये जैसे कि जनरल साहब ने बताया एक मस्जिद है जहाँ पे एक लाल झंडा लगा देते हैं तो मतलब जंग शुरू होने वाली है। इसमें नुकसान सबका होएगा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। इसराइल का भी होएगा, ईरान का भी खुद होएगा और सबका होएगा। अब बात करते हैं क्या जंगबंदी की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, क्या यहाँ पर होने वाली है? बिल्कुल नहीं। मेरे को अभी नहीं लगता कि अभी यहाँ पे शांति होने वाली, क्योंकि अभी ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि इब्राहिम रियासी का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसकी भी रिपोर्ट अभी सामने कुछ आई नहीं है, कुछ मालूम नहीं पड़ा डिटेल्स हुआ क्या। ईरान ने भी उस